Hello everyone, welcome to our new series which is 8th class Exploring Society India and Beyond। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा करा था तो मैं एक नई सीरीज़ लेके आपके सामने हाजिर हूँ जिसमें हम 8th क्लास की एसएसटी के बारे में बात करेंगे और जो कि शायद ज़रूरी भी है आप सबके लिए। थोड़ा जो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, बिकॉज अगर मैं बात करूँ एसएसटी इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन, है ना। चीज़ें रटनी नहीं है, चीज़ें समझनी है, बिकॉज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करोगे ऑफ कोर्स चीज़ें समझ में आएंगी और ईज़ी है, मज़ेदार है। थोड़ा सा ध्यान दोगे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन रखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्या इस चैप्टर में, इस बुक में जो हमारी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जो बुक है उसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आज जैसा कि आप देख रहे होंगे टोटल जो आपके जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ 7, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर पढ़ना है, देखो बुक का नाम, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया बुक का नाम ही नहीं पता, सबको क्लियर होना चाहिए बुक का नाम, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। बुक से पता चल रहा है कि ठीक है एक्सप्लोर करेंगे हम कहाँ के बारे में, इंडियन सोसाइटी और उससे आगे के बारे में, उससे बाहर के बारे में। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, दैट कैटेगराइज करेंगे इसमें कि कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आप देखोगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उनका यूज़ है लाइफ में। प्लस इसके अलावा हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन से रिन्यूएबल है, कौन से नॉन रिन्यूएबल हैं, उन सब के बारे में बात होगी। क्या क्या इश्यूज़ हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं कैसे उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस तरह से यूज़ करने हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें, उनके लिए बात करेंगे। दैट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। ये हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर। देन मैं अगर बात करूँ सेकंड चैप्टर दैट इज़ रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ हम लोगों को इसमें देखना है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो बाहर से अटैक होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। प्लस दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे हम। यहाँ पर ऑलरेडी मैं क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ दैट गुड़ खा तसले में, आई होप सबको याद होगा, दैट द स्लेव खिलजी, राइट। देन तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद आप देखोगे मुगल्स का टाइम पीरियड आ जाता है, उन सब के बारे में बात होगी यहाँ पर। इसके अलावा आप देखोगे जो साउथ में विजयनगर और विजयनगर एम्पायर है या फिर बहामनी एम्पायर है, उन सब के बारे में बात होगा, कैसे क्लैशेस रहता है। तो इस चैप्टर में हम प्लस जो बाहर से कुछ अटैक हो रहे हैं, तैमूर, ठीक, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। देन द राइज ऑफ मराठास, कि मराठास आपके किस तरह से धीरे धीरे पावरफुल होते हैं, कैसे डोमिनेट करते हैं, मराठास का क्या रोल था, उनके भी जो बाहर से अटैक होते हैं वो कैसे उसको डिफेंड करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे द राइज ऑफ मराठास में। देन द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, कि आप देखोगे कि लाइक अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वास्को डी गामा 1498 इंडिया में आया, ठीक है। कैसे कैसे धीरे बाहर से लोग आते हैं और सिर्फ वो ट्रेड करने के लिए आते हैं लेकिन धीरे धीरे इंडिया पर कब्जा कर लेते हैं। सो वो सारा हमारा जो इस चैप्टर में डिस्कस होगा, दैट इज़ द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। Then we talked about universal franchise and the इंडियाज़ इलेक्ट्रोल सिस्टम। यहाँ पर आप देखोगे कि जो वोटिंग राइट्स है वो किसको मिलते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर एज है, कौन से आर्टिकल से आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, इंडियन इलेक्ट्रोल सिस्टम, कौन वोट दे सकता है, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन करवाता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देन जो आपका चैप्टर 6 है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये आप लोग पहले की क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो। लेजिस्लेचर दोज हु मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव दोज हु इम्प्लीमेंट द लॉज। सो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन, इकोनॉमिक से रिलेटेड थोड़ा सा ये चैप्टर है। सो ये जो हमारी पूरी बुक को एक्सप्लेन करता है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है आखिर, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप सभी की, ओके। सो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, राइट, कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्स का हमारे को रिसोर्स का यूज़ करना एक सस्टेनेबल तरीके से, पूरा हम लोग, मैंने आपको पहले बताया कि कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, ओके। सो यहाँ पर ध्यान दो, देखो स्टार्टिंग में क्या बढ़िया एक इमेज देखने को मिलती है हमारे को, दूध सागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया। अगर मैं बात करूँ ये दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है आपका देखने को मिलता है हमारे को, गोवा इंडिया में ही, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, लाइक हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया ना
कि एक तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एकदम नेसेसरी है लाइफ के लिए, कौन से ठीक है इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अलावा ठीक कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है अगर वो ना हो तो, लेकिन कुछ तो ऐसे नेसेसरी हैं कि वो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। लाइक अगर मैं बात करूँ कुछ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फूड, एयर, है ना, इसके बिना शायद आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, कि आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो कि शायद आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें बचे ही ना, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुई ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक अ microhydel plant in हिमाचल प्रदेश, द पावर ऑफ फॉलोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप देखोगे ये जो प्लांट दिखा रखा है, इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है ना। ये देखो, ये जो आपका राइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो आप। इधर ध्यान देंगे आप। एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बेलो द सी बेड। देखो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं। ठीक है, सो पहला जो हमारा टॉपिक है, व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। सबसे पहला ही सवाल कि नेचर कब आपका एक रिसोर्स बन जाता है, उसके बारे में बात होगी। सो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बात होती है कि क्या मतलब है, तो मीनिंग जो नेचर का मतलब ही क्या है, दैट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर इज़ द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट बट हैव नॉट बिन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। देखो ये हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये ह्यूमंस ने क्रिएट नहीं करे। ठीक है, ये हमारे को कहाँ से मिली है, नेचर से। व्हेन ह्यूमन यूज दिस फॉर देयर सस्टेंस और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज। हम उनको यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए क्या कर रहे, बन गए नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक ट्रीज यूज़ कर रहे हैं ना हमका, आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का पार्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन्स। व्हेन वी कट देम, देखो जंगल है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, अब अपने यूज़ के लिए चीज़ें बना ली ना, वी सी द ट्रीज एज अ रिसोर्स। अब एक रिसोर्स के रूप में हम उसका यूज़ करने लगे। क्लियर। ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट ईजली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी पेट्रोलियम। देखो लाइक पेट्रोल की अगर बात करें, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, इतना ईजी नहीं है। नेचुरल रिसोर्स में भी आपका पेट्रोल लगे, लेकिन वो इतना ईजी नहीं होता कि उसको ईजिली आप एक्सेस कर लो। ठीक है, लाइक दैट पेट्रोलियम इन अ प्लेस डीप अंडर द ओशन दैट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। अगर नहीं होगी तो फिर कैसे पेट्रोल निकाल पाओगे। और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई, है ना, महंगी महंगी मशीन है। राइट, इट मे बी कल्चरली unacceptable like cutting trees in a sacred groups. So for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible, है ना, कि आप उसको निकाल तो पाओ, उसको यूज़ तो कर पाओ। एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ऐसे नहीं है कि आप उसको, ठीक है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं पूरी तरह से एक्सप्लॉयट करो। ठीक है, वो चीज़ें मैनेजेबल होनी चाहिए। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव impact, right, connotation. In the context we use it here, it means extraction, utilization and consumption of natural resources. ध्यान दो, ठीक है, उनको निकाला, यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, कंजम्पशन। आप देखोगे कंज्यूमर वर्ड भी तो यहीं से है ना, जो लास्ट में कंज्यूम कर रहा है ना। द अर्थ has treasures, many of which have formed over millions of years and which humans have taken and learned to use. These include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal, ores, timber, etc. इन सब चीज़ों का यूज़ करते आ रहे हैं ना, है ना। नाउ यहाँ पर आप देखो, एक लिमिटेड वे में यूज़ करना, एक अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो उनका तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हो तभी तो दिक्कत आती है। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर ये जो चेंज हो रहा है सब कुछ, ठीक है, एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, क्या आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो नेचर का, ट्रीज़ काट रहे हो, क्यों एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ जेंटल प्लगिंग, देखो नेचुरल तरीके से कर रहे हैं आप। जेंटल प्लगिंग कैजुअल मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन्स सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, नेचुरल तरीके से आप कर रहे हो। क्लियर। यहाँ पर ध्यान देना, इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड सेक्रेड।
ठीक है, उसको एक धार्मिक उसके फॉर्म में लिया जाता है। यू हैव रीड अबाउट द दिस इन सच ट्रेडिशन, नेचर इज़ नर्चर एंड नरिशर। ठीक है, नेचर हमको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, नर्चर हमारा पोषण कर रहा है, राइट, इससे हमको नरिशमेंट एक पोषण मिल रहा है। लाइक देखो, अभी मैंने बताया ना कि आप जो आपके ट्रीज़ हैं उनकी पूजा भी करते हैं कई रिलीजन में। लाइक देखो यहाँ पर दे रखा है तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, राइट, तुलसी की पूजा हो रही है, एंड नो डाउट आपके घर में भी करते होंगे। इन शॉर्ट वी अप्लाई दैट टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंस दैट अक्योर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंसीडर कर रहे हैं हम, टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंस दैट अक्योर इन नेचर, वो चीज़ हमारे को कहाँ पे मिल रही है, नेचर में, एंड ह्यूमंस के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। अब सवाल होता है, अभी मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, अब बात होती है कि इसको कैसे कैटेगराइज करना है। ठीक है, यहाँ पर हम बातों को करेंगे कैटेगराइज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरह से आप इसको कैटेगराइज करोगे, राइट। देखो, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप 8th क्लास में हो, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर रहे हो ना, ठीक है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये एसएसटी है, राइट, उसमें भी फिर आपने एसएसटी में भी कैटेगराइज कर दिया, ओके, चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जब आप कैटेगराइज कर देते हो तो जब हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली हम एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, और एसएसटी में भी अगर मैंने कैटेगराइज कर दिया, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर फर्स्ट, तो उस चीज़ को हमने कैटेगराइज कर दिया, राइट। सेम यहाँ पर आप देखोगे, यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैटेगराइज कर दिया ना हमने, तो अब आपको पता है कि ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेम हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी करते हैं, उनको भी इसी तरह से हम कैटेगराइज करेंगे। देखो यहाँ पर 3 फॉर्म में कैटेगराइज करा गया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, 3 फॉर्म में यहाँ पर कैटेगराइज करा गया है। इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स फॉर मटेरियल्स, ज़रूरत के लिए ज़रूरत है, एंड सोर्सेज फॉर एनर्जी। 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल्स एंड सोर्स फॉर एनर्जी। ओके, 3 जो उसमें कैटेगराइज करा गया है। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, शायद जिनके बिना आपकी जीवन संभव ही नहीं है। अगर उनके बारे में बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, एयर, वाटर, फूड। शायद इसके बिना हमेशा, शायद क्या कंफर्म, इसके बिना हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, करेक्ट। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। वी टेक दिस फ्रॉम द एटमोसफेयर, राइट, नेचर से तो मिल रहे हैं, है ना, द एटमोसफेयर से मिल रहे हैं हमारे को ब्रेथ, द रिवर्स एंड पोन्ड्स, वाटर हमारे को यहाँ से मिल रहा है, थ्रू द कल्टिवेशन हमको फूड मिल रहा है, एट द ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रेथ, हम नहीं बना सकते ना, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव्स अस फूड्स। ये सारी चीज़ें हमारे को कहाँ से प्राप्त हो रही है, कहाँ से मिल रही है, दैट मीन्स नेचर से। ओके, नाउ रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, कि ठीक है, जब आपको ये चीज़ें मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बेटर होगी, बट ऐसा नहीं है कि इनके बिना आपको गुजारा नहीं हो सकता, नहीं, आप सर्वाइव कर सकते हो। लाइक ह्यूमन बींग्स क्रिएट physical objects out of nature's gifts. We make them for our utility or to create things of beauty that enrich our lives and those of others. कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बेटर बनानी है। Like a piece of wood can be transformed into a chair. तो आपको फैसिलिटी मिल रही है ना, and also carved into a statue. India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources from wood to marbles. है ना, आपके घर में मार्बल लगे हैं, टू को एंड कोल टू गोल्ड, सारी चीज़ें इंडिया में ये चीज़ें हमको प्रोवाइड मिल रही हैं, है ना, प्रोवाइड हो रही हैं। नाउ रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, नाउ यहाँ पर आते हैं एनर्जी से रिलेटेड। एनर्जी इज अ दैट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, दिस एनर्जी कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एटसेट्रा, इनसे हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, राइट, वो भी, उसके बिना भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है इसको, दैट फर्स्ट रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। आई होप यहाँ तक किसी को सबको क्लियर होगा, राइट। यहाँ पर देखो, रिवर्स वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट, है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स है जब तक ग्लेशियर्स हैं। वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलाउ इट टू रीजनरेट। देखो, ठीक है, आपको लकड़ी प्रोवाइड होगी, लाइक पेड़ अगर हम काट रहे हैं तो हमको उनको लगाना भी तो होगा ना,
कि आप जंगल साफ़ कर दो लेकिन नए पेड़ नहीं लगाओ, एंड प्लस वो पेड़ भी टाइम लेंगे बड़े होने में, है ना। आप अगर उनका सही तरीके से यूज़ करो तो हमको वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, बट आप उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, एक कैटेगरी में हमने वो डिवाइड करा। नाउ वी विल टॉक अबाउट renewable and non-renewable resource. Next category. A second way of categorizing natural resources could be based on whether they are renewable or not, है ना। जो चीज़ अगर रिन्यूएबल है दैट इज़ ओके, बट जो रिन्यूएबल नहीं है प्रॉब्लम तो वहाँ है ना कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे को एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, राइट। लाइक it is about nature's ability to create new life and the condition for thriving. We plant trees in areas that may have lost them or account of human intervention, like clearing forest for housing. हम ही तो काट रहे हैं पेड़। Planting the types of trees that were originally growing there restore the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrels and other creatures, enabling life to return. देखो वो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को टाइम देना होगा। लाइक नेचर्स की अगर बात करूँ, एक साइकिल के रूप में वर्क करा। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज़ नो वेस्ट। टेक अ फॉरेस्ट, लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पेड़ का एग्जांपल लिया, ठीक है, वो पेड़ का टूट के गिर गया। इट डिकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट, right? The tree becomes a part of the soil, enriching it. New trees and plants grow from seeds. Eventually some will fall and the cycle start again. वो चीज़ें चलती रहेंगी. These are example of nature's principle of restoration and regeneration in practice. तो वो restore अपने आप हो रहे हैं, regenerate हो रहे हैं. Okay. Now बात करते हैं renewable resources. Renewable resources exhibit these characteristics over time. Most of India has abundant sunshine. In the natural course, rivers fed regularly by rain or melting glaciers. Forests renew themselves. Soil replenishes itself through natural process and so on. Solar energy, wind energy from flowing waters, timber from forest are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner. देखो अगर हम उनका सही से यूज़ कर रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका रिन्यूएबल। खासकर टिम्बर, अगर मैं इसकी बात करूँ, वाटर, ग्लेशियर्स अगर पूरी तरह से पिघल गए एक टाइम बाद तो फिर लाइक जो ग्लोबल वार्मिंग हो या जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं ना, प्रॉब्लम है, इशू है ना ये। टिम्बर्स की अगर बात करें, लकड़ी की अगर बात करें जो हम जंगलों से ले रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्या बोला, साथ ही साथ अगर उसका हम सस्टेनेबल तरीके से सही तरीके से यूज़ करें तो, ठीक है। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन्स एक्शंस मैनी ऑफ नेचर साइकिल्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड। कौन रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, ह्यूमन्स। ओके, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरेक्टिंग, fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forest for agriculture and other purpose for are two of them has led to rising temperature. देखो वही चीज़ आ गई ना, क्या हो रहा है, इसी वजह से तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, that we are experiencing on account of this. The glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them. This has implication on water security for the population living in the प्लेन्स डिपेंडेड ऑन द वाटर टावर। एक वाटर क्राइसिस भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को इस वजह से, ठीक है। ओके, एक यहाँ पर वर्ड आया है आरोग्यम, याद रखना। देखो यहाँ पर ये जो इमेज बनी हुई है ना, दैट इज़ आरोग्यम। क्या कर रहे हैं ये, सुबह आपने देखा होगा आपकी फैमिली मेम्बर्स भी या आप लोग भी कई बार सूरज को जल चढ़ाते हैं, है ना। ऑफरिंग क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग आरोग्यम टू सूर्य द सन गॉड इन ग्रेटिट्यूड, राइट। एक रिस्पेक्ट में आप उनको पूजा काइंड तरफ से कहते हो, सुबह सुबह उठ के जो करते हैं। आरोग्यम ऑफरिंग जनरली ऑफ वाटर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड, ठीक है। एक रिस्पेक्ट है, आप एक रिस्पेक्ट दिखा रहे हो किसकी तरफ, सन की तरफ, ठीक है, आप जल चढ़ा दें। ओके, नाउ डोंट मिस आउट, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे। ट्रेडिशनली कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग आ स्पॉनिंग सीजन, ठीक है। यहाँ इस टाइम ये वो टाइम है, नॉर्मली क्या होता है कि ठीक है उनको एक टाइम जो उनका मछलियों का अंडे देने का टाइम होता है तो छोड़ दिया जाता है, उस टाइम पर नहीं करा जाता वो चीज़, ठीक है, पकड़ा नहीं जाता। टू इनेबल मेंटेनेंस ऑफ फिश पॉपुलेशन, हाउएवर लेकिन जो चीज़ें कमर्शलाइज कर दी गई,
है ना। कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग, अब आप ज़्यादा वहाँ से चीज़ें कर रहे हो, राइट, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। इन द केस ऑफ अ टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्यूना, ये नाम ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, ट्यूना। फॉर एग्जाम्पल द रैपिड एंड एक्सटेंसिव डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन लेड टू सम एग्रीमेंट्स ऑन कंट्रोल ऑफ फिशिंग। नेवरलेस दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशियन इकोसिस्टम इन बैलेंस, कौन कर रहा है, ट्यूना, ये क्या कर रहा है, ओशन के इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है। बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश श्रिम्प्स एटसेट्रा इज़ ऑन अ डिक्लाइन, और धीरे धीरे लेकिन ये जो फिश है ये कम होती जा रही है। सो कहीं ना कहीं एक जो ओशन का इकोसिस्टम है वो जो बैलेंस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। ओके, वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स वी कंज्यूम, नो डाउट इंडस्ट्रीज चाहिए। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट्स वेस्ट दैट आर फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज इन टू रिवर्स, और जो वेस्ट होता है वो सीधा कहाँ जा रहा है, रिवर्स पर जा रहा है, एंड अदर वाटर बॉडीज। ऑफन दीज वेस्ट कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म्स, इंस्टेड इट लीड टू अ डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल ऑफ रिस्टोरेशन। ये एक उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट, nature cycle of restoration and regeneration, leading to a situation where the rivers become poisonous and cannot support life। ये देखो ये सारा वेस्ट जो आपका सीधा जाके गिर रहा है, राइट, रिवर्स में। सो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं इसका एक हम लोगों को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। और अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम, राइट, इकोसिस्टम की अगर बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा, इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, दो चीज़ें यहाँ पे, इकोसिस्टम फंक्शन किस तरह से इकोसिस्टम जो हमारा काम कर रहा है और उससे हमको क्या सर्विस मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे। अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स, दीज आर इकोसिस्टम फंक्शन। ठीक है, कि इकोसिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, राइट। अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर्स, अगर मैं जंगल की बात करूँ क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है वाटर को, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, उससे भी रोक रहा है, एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स, नो डाउट उनके रहने की भी जगह दे रहा है। दीज आर इकोसिस्टम फंक्शन, ये इकोसिस्टम का फंक्शन है। व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, हमको मिल रहा है क्लीन वाटर, प्रोटेक्ट फार्म लैंड एंड पॉलिनेटेड क्रॉप्स, बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम नेचर, और यहाँ पर हमारे को उस इकोसिस्टम से सर्विस मिल रही है नेचर के थ्रू। एक नॉर्मल सा जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर ऑक्सीजन पर डे। ठीक है, जबकि ह्यूमन की अगर बात करूँ, एक ह्यूमन कितना कंज्यूम कर रहा है, 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। यहाँ से पता चलती है आपको ये जो हमारे ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट है, इनकी वैल्यू क्या है ना। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एंड क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, मुझे लगता है रिन्यूएबल जो आप देखोगे रिन्यू करे जा सकते हैं, ठीक है, जो दोबारा से आ सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात करूँ वो लिमिटेड है। रिन्यूएबल, ठीक है, आप ठीक है, लाइक अगर फॉरेस्ट की बात करी जाए, ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट, एक अगर अच्छे वे में, सस्टेनेबल वे में आप उसे प्रोड्यूस करो। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड, ये बहुत एक लंबे समय के बाद जाके बनते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज़ दैम, जिस स्पीड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, उस स्पीड से तो शायद वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। अगर बात करें को पेट्रोलियम सब, ये सब करोड़ों साल में बने जाकर, है ना, तो कहीं ना कहीं ये जिस स्पीड से और हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो तो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगी, फिर आगे क्या, फिर क्या सोल्यूशन है, तो वो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, राइट। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, coal and petroleum and minerals and metals like iron, copper and gold are non-renewable, right, ये non-renewable resources हैं। India has significant quantities of coal reserves. We mine coal to meet our growing needs for energy, but it has been estimated that the coal reserve in India may last another 50 years. अगले 50 सालों में ये बोला जा रहा है कि जो कोल है ये भी शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कहीं ना कहीं कोल का यूज़ हमको करना पड़ रहा है। The demand for electricity has been increasing as the population expand and development work accelerates. Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have, right. जो कोल है उसको एक सही तरीके से हमारे को यूज़ करना है, ठीक है, विवेकपूर्ण तरीके से उसको यूज़ करना है, ताकि हम एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आगे ला सकें।
ओके, सो अभी इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। कमेंट में बता सकते हो कि और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या ठीक है समझ में आ रहा है तो भी बताना ताकि इस चीज़ को कंटिन्यू करा जाए, नहीं आ रहा तो वो भी बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर कोई और बेटर तरीका ढूंढेंगे कि कैसे किया जाए। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।